नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इको.com। आज के इस क्लास में हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक नंबर 4.1 को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, आपकी जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आपकी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को जरा आप कंपेयर करिए इस इक्वेशन से, ठीक है? तो आपको याद आएगा हम लोगों ने ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले डिस्कस करा था, ठीक है? तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है। इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव था वो फर्स्ट ऑर्डर का था और इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका फंक्शन है और ये बी है। इस इक्वेशन में जो y है वो x का फंक्शन है और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम y को t का फंक्शन भी लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे x की जगह हम लोगों ने ले लिया है t। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लिखने का एक और भी तरीका होता है। वो तरीका होता है हम इसको सेकंड डेरिवेटिव पे ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ये x का नोटेशन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x y x का फंक्शन है, ठीक? ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया है और ये आपका फंक्शन है, ये हो गया आपका b, ठीक है? सिमिलरली ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको भी हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव y t का फंक्शन है और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव y t का फंक्शन है, ये आपका फंक्शन और ये हो गया है आपके पास b, ठीक है? हम जब एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या फिर आप एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, एक बात दोनों में कॉमन होती है। आप जब इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे दैट इज डिनोटेड बाय yx फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो इसके दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और एक आपका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सिमिलरली आप जब इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो इसके भी दो ही सॉल्यूशन होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दो पार्ट होंगे, ठीक है? हम जब यहाँ पे दो चीजें हैं सॉल्व करने के लिए। आप जब पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालोगे तो आपको तीन अलग अलग तरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं और इन तीनों अलग अलग तरह के केसेस में जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपको पता है यहाँ पे जब हमने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पढ़ी थी तो एक केस होता था a इज इक्वल टू -1 एंड a इज नॉट इज इक्वल टू a इज नॉट इज इक्वल टू -1। तो हमारे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के स्टेप्स थे वो चेंज हो जाते थे। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है? अब ये जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे चेंज होगा, इसमें कुल मिला के 3 केसेस हो सकते हैं। केस 1 व्हेन a2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है? इसके बाद केस 2 है व्हेन a2 इज इक्वल टू 0 बट a1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक? इसके बाद केस थर्ड है a1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 भी 0 है और आपका a2 भी 0 है। तो इन तीनों केसेस में जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। मैं सभी तरह के केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम केस 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास ये, इट इज सेकंड डेरिवेटिव t -5 y t प्लस
4yt इज इक्वल टू 2। और इस क्वेश्चन में we are given initial conditions also. It is y0 is equal to 11 by 2 and first derivative is equal to, ये हमें कंडीशंस दी है फॉर इनिशियल कंडीशन। सॉरी, ये इनिशियल कंडीशंस में लाइट का रिफ्लेक्शन आ गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है, तो आप यहाँ पे देखोगे, पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले एक बात चेक कर लेनी है, ये जो हमारे 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस में से कौन सा केस आपका मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बिना क्वेश्चन को देखे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग केसेस के हिसाब से जो पर्टिकुलर इंटरवल है उसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो देखना है, जैसे ये a1 की वैल्यू है, रफली देख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू आपकी -5 है, मतलब ये 0 नहीं है। फिर हम a2 की वैल्यू देखते हैं, तो a2 की वैल्यू भी आपकी 4 है, ये भी 0 नहीं है। तो अगर आपकी a2 की वैल्यू 0 नहीं आती है तो आपका ये केस 1 होगा, ठीक है, ये केस 1 होगा। और आप सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से स्टार्ट करोगे। ये फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, आपको लिखना है जनरल सॉल्यूशन। हमें इक्वेशन नंबर 1 का, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज yt, और जो कि yc प्लस yp का सम होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही है, आपका पर्टिकुलर इंटरवल है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। yc इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या फिर फंक्शन, ठीक है। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए हमें काम करना होता है, जैसे कि आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी समझ चुके हो। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 ले लेंगे। अगर आप राइट हैंड साइड पे 0 लोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म। मीन्स वी आर टेकिंग a reduced form of 1। तो आप जब इक्वेशन नंबर 1 के रिड्यूस्ड फॉर्म को लोगे, देन इट लुक लाइक जी, अभी 0 हो गई है, इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग yt को एज्यूम करेंगे, इट इज a एक कांस्टेंट नंबर है एंड ert। अब ये वैल्यू कैसे आई है, क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमने इसको ऐसे ही क्यों एज्यूम करा है। तो हमने जब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझी थी, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करा था। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी, a इज इक्वल टू a/bx, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने इसको एज्यूम कर लिया है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू तो हमने लाइट कर ली, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ से r हमारे पास आ जाएगा एंड इट इज, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, अगेन हमारे पास r आएगा, इट बिकम्स r² a ERT। अब ये जो आपके पास वैल्यू है, ये आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिएगा। फ्रॉम 3 हमारे पास ये वैल्यू है, अब r² a ERT -5। ये वैल्यू अभी है हमारे पास r a ERT, ठीक है। और ये वैल्यू है हमारे पास 4 AERT इज इक्वल टू 0। यहाँ से की जो वैल्यू है इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, AERT
हमारे पास यहाँ से बचा आर स्क्वायर, यहाँ से 5r और यहाँ से हमारे पास बचा है 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ 0 में गई, एलिमिनेट हो गई है, तो ये वैल्यू खत्म हो गई है। हमारे पास अभी ये वैल्यू बची है। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है r की फॉर्म में, तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा -b मीन्स -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 a इंटू 1 and c means 4, 2 into 1 a is here 1। यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम्स +5, 25 minus 16 becomes 9, square root of 9 is equal to 3। Now there are two values, the first is r1, for example 5 plus 3 means 8 divided by 2 is equal to 4, and r2 5 minus 3 is equal to 2 divided by 2 means 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास आ गए हैं रूट्स। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपकी जो रूट है वो रियल भी है और वो डिस्टिंक्ट भी है। इस केस में आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आएगा वो आएगा yc इज इक्वल टू a1 ERT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। a2 e, हम इसका प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। a1 एक कांस्टेंट है, इमेजिनरी कांस्टेंट है, इसको आप a1 मान लीजिएगा। r1 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करी है, इट इज 4 2। सिमिलरली a2 भी आपका एक इमेजिनरी कांस्टेंट है, और यहाँ से जो r2 की वैल्यू है इट इज 1 की हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 4, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है, ये पोर्शन हमारे पास आ गया है। अभी हमें ना पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।